नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। अपना उत्तराखंड की अब बात हो जाए और सबसे पहले बात उसी मसले की जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है और ये है हालात बारिश की वजह से। प्रदेश में लगातार बारिश जारी है और भारी बारिश की चेतावनी दी गई है 13 और 14 तारीख को। 14 तारीख के बाद भी बारिश जारी रहेगी, लेकिन 13 और 14 यानी कि आज और कल का दिन बेहद ज्यादा बहुत ही खतरनाक, क्योंकि भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राहत मिलने की उम्मीद फिलहाल लोगों को नहीं दिख रही है। बारिश की वजह से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही लोगों से ये कहा गया है कि बहुत जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें और सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया गया है सतर्क रहने के लिए। आपदा विभाग को भी सतर्क मोड पर रखा गया है। बारिश से प्रदेश भर में जनजीवन अस्त व्यस्त है, फिर चाहे वह उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़ का इलाका हो या फिर चमोली से लेकर चंपावत तक। मौसम विभाग ने एक बार फिर 13 और 14 अगस्त के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग के फोरकास्ट के अनुसार आज सुबह से ही प्रदेश भर में लगातार बारिश का दौर जारी है। पूरे राज्य में करीब 230 से अधिक जो सड़कें हैं वो ध्वस्त हो गई हैं, वो बाधित हो गई हैं मलबा आने से, और इसने लोगों की परेशानियां और भी बढ़ा दी हैं। पहाड़ों में जो लगातार बारिश हो रही है उससे नदियों का लेवल भी बढ़ गया है। जो गंगा नदी है वो ऋषिकेश में अपने वार्निंग लेवल पर बह रही है और उसको डेंजर जोन पहुंचने में बस कुछ ही सेंटीमीटर का अंतर होगा। इसके चलते ऋषिकेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया है कि लोग नदी तटों पर न जाएं। जो नदी तटों के आसपास रहते हैं वो भी सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। मौसम विभाग का कहना है कि आज और कल हैवी से हैवी रेनफॉल राज्य के कुछ हिस्सों में हो सकता है। इसके अलावा बिजली गिरने की घटनाएं भी इस दौरान सामने आ सकती हैं। 15 अगस्त के बाद भी 15 और 16 तक भी बारिश का ये दौर इसी तरह से जारी रहने वाला है। ये मौसम विभाग ने फोरकास्ट जारी किया है और इसी के मद्देनज़र शासन के द्वारा चाहे वो SDRF हो, NDRF हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसको अलर्ट किया गया है तो इस दौरान पूरी सतर्कता बरते। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। तो हालात कितने ज्यादा खतरनाक हो गए हैं इस बात से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 24 घंटे पहले तक 150 सड़कें बंद थी, लेकिन अब बंद सड़कों की संख्या 230 हो चुकी है और ये भारी बारिश, लैंडस्लाइड, मलबा गिरने की वजह से। चमोली की तस्वीर अब आपको दिखाते हैं जहां पर भारी बारिश हुई, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहां पर नदियां उफान पर हैं। उत्तराखंड में ज्यादातर नदियां इस वक्त उफान पर हैं। नालों और गदेरों में भी पानी इतना ज्यादा है कि आसपास के इलाकों में काफी दिक्कत हो रही है। लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो चुका है। कई बार हाईवे खोला गया, लेकिन एक जगह से जब हाईवे खोला जाता है तो दूसरी जगह पर बंद हो जा रहा है। यही वजह है कि इस वक्त पूरे प्रदेश में 230 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हैं। कल रात में और आज अर्ली मॉर्निंग में काफ़ी हेवी रेन्स यहाँ पे हुए और उससे काफ़ी जो सड़कें हैं वो बंद हो गई थी। तो हमारे जो भनेर पानी, लामबगड़, पागल नाला वगैरह वगैरह बहुत सारी जगह पे NH ब्लॉक हो गया था, तो सभी जगह खुलवाया जा चुका है। अभी बस लामबगड़ और ये चाड़ा के पास में भी रोड ब्लॉक है, उसको भी खोलने की कार्रवाई की जा रही है। और आपदा के लिहाज से पिथौरागढ़ भी बहुत ही संवेदनशील जगह, यहां पर लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से जगह जगह जल जमाव हो चुका है, लैंडस्लाइड हो रहा है। कई सड़कें पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं जिन्हें खोलने में प्रशासन लगा हुआ है। खतरनाक हो चुके हैं रास्ते इस वजह से भी कि कभी भी कहीं से भी मलबा सड़क पर आ रहा है और ऐसे में सड़क का इस्तेमाल करने के दौरान भी लोगों की जिंदगी खतरे में आ रही है। इधर ऋषिकेश में गंगा और सहायक नदियां उफान पर है। ऋषिकेश में गंगा इस वक्त खतरे के निशान के बेहद करीब बह रही है। ऋषिकेश में गंगा घाट जलमग्न हो चुके हैं। परमार्थ निकेतन की शिव मूर्ति के पास गंगा बहुत ऊंचाई पर बह रही है। मैदानी क्षेत्रों में भी बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। गंगा में बढ़ता जल स्तर इस समय खतरे की घंटी के पार हो चुका है और इसका सीधा असर जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पड़ने जा रहा है। आप देख सकते हैं इस समय हम खड़े हैं परमार्थ निकेतन के घाट पर, जहां शिव मूर्ति का प्लेटफॉर्म जो बहुत ज़्यादा ऊपर है गंगा के जल स्तर से, वो भी पूरी तरह से डूब चुका है और लगातार जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18।
तो सभी नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है इन दिनों। चंपावत के टनकपुर में उफनाई शारदा नदी में पहाड़ से बहकर आ रही लकड़ियों को चुनने के लिए लोग अपनी जान को हथेली पर रखकर देखिए किस तरह से नदी में छलांग लगा रहे हैं। बड़े तो बड़े, बच्चे, लड़कियां, वो भी अपनी जान की परवाह किए बगैर इन लकड़ियों को चुनने के लिए नदी में छलांग लगा रहे हैं। इनका कहना है कि इन लकड़ियों का इस्तेमाल घर में खाना बनाने के लिए करेंगे, चूल्हा जलाने के लिए करेंगे। कुछ लोग इन लकड़ियों को सुखाकर बाजार में बेचते भी हैं ताकि उससे कुछ आमदनी हो सके। तो कुछ रुपयों के लिए, कुछ लकड़ियों के लिए यहाँ पर जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। प्रशासन कहाँ है? क्यों इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा है? क्यों इन्हें रोका नहीं जा रहा है? क्यों यहाँ पर सुरक्षा को लेकर सतर्कता नहीं बरती जा रही है? ये सवाल बने हुए हैं। सुबह से हो रही लगातार बारिश के बाद NH 309 एक बार फिर बंद हो गया और इस बारिश के चलते यहां पर धनगढ़ी नाला उफान पर है, जिसकी वजह से गाड़ियों का आवागमन पूरी तरह से बंद हो चुका है। सुबह 3 घंटे बाद बमुश्किल बड़ी गाड़ियां यहां से आ जा सकी, लेकिन छोटी गाड़ियों की आवाजाही पर अब भी पाबंदी लगा दी गई है। ये रास्ता अभी भी छोटी गाड़ियों के लिए नहीं खोला गया है। वजह है कि पानी रफ्तार के साथ सड़क के ऊपर से बह रहा है और ऐसे में छोटी गाड़ियों को अगर यहां से जाने दिया जाता है तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। देखिए, बड़ी गाड़ियां बमुश्किल निकल पा रही हैं। ये तस्वीर देखिए, एक भारी भरकम ट्रक जो कि यहां सड़क पर फंसा हुआ है, क्योंकि सड़क के ऊपर से पानी बहुत तेजी से, हाईवे के ऊपर से पानी बहुत तेजी से बह रहा है। इस हाईवे को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यहां कभी सड़क थी, क्योंकि देखिए नदी की तरह नदी में तब्दील होती ये सड़क नजर आ रही है। छोटी गाड़ियां दोनों ही तरफ इस वक्त कतार में खड़ी हैं। बड़ी गाड़ियों को आवाजाही की इजाजत दी गई, लेकिन वो भी काफी मुश्किल से ही खतरे का सामना करते हुए ही पार हो पा रही हैं। उधर मसूरी देहरादून मार्ग का मैगी पॉइंट के पास भारी बारिश में 50 से 60 मीटर हिस्सा ढह जाने के बाद अब पहाड़ कटान कर सड़क बनाने की कोशिश भी शुरू हो चुकी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से काफी दिक्कत हो रही है। विभाग का कहना है कि 60 मीटर लंबी और 15 से 20 मीटर ऊंची वॉल बनाने में कम से कम 1 महीने का वक्त लग सकता है। उधर नैनीताल के बल्दिया खान में लैंडस्लाइड होने से हाईवे बंद हो गया। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद हाईवे को अब खोल दिया गया है। रात में ही रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से जिले में अभी भी 12 सड़कें बंद है। राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन लगातार सड़कों को खोलने में लगा हुआ है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे से। हाईवे एक बार फिर बंद हो गया है। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे 2 जगहों पर बंद हुआ है। गौरीकुंड के पास, विद्याधाम के पास बंद हुआ है। गौरीकुंड बड़ी पार्किंग के पास NH बंद हो चुका है। हाईवे खोलने में इस वक्त NH की टीम लगी हुई है, तो 2 जगहों पर एक बार फिर हाईवे बंद हुआ है। मलबा आने की वजह से यहां पर रुकावट एक बार फिर। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे एक बार फिर से बाधित। 2 जगहों पर इस बार मलबा आने की वजह से ये रास्ता बाधित हुआ है। और इसी बीच टिहरी से दर्दनाक हादसे की खबर आई। बिजली गिरने से यहां पर एक युवक की मौत हो गई। आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत हुई है। जौनपुर विकासखंड के चडोगी गांव का ये मामला है। पिछले दिनों भी यहां बिच्छू गांव में एक व्यक्ति की मौत हुई थी बिजली गिरने की वजह से ही। लगातार 2 घटनाओं के बाद पूरे इलाके में इस वक्त शोक की लहर है। और अब आज की बड़ी खबर, देहरादून में थोड़ी देर बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मीटिंग लेंगे, कैबिनेट मीटिंग लेंगे और आज कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। 11 बजे सचिवालय में मीटिंग की शुरुआत होगी। जो सबसे बड़ा फैसला वो महामारी एक्ट को लेकर लिया जा सकता है। एक्ट में संशोधन की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ नर्सिंग संवर्ग की सेवा नियमावली का प्रस्ताव भी आज मीटिंग में रखा जा सकता है। पर्यटन, परिवहन, शिक्षा विभाग से भी कुछ प्रस्ताव आज कैबिनेट मीटिंग के दौरान टेबल किए जा सकते हैं। तो अब से थोड़ी देर बाद
ये मीटिंग शुरू होने वाली है। सचिवालय में मीटिंग होगी, ठीक 11 बजे मीटिंग की शुरुआत होगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अध्यक्षता करेंगे और कई अहम मुद्दे हैं जिस पर आज कैबिनेट मीटिंग के दौरान चर्चा होगा और साथ ही फैसले लिए जाएंगे। सुनील नौप्रभात इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील, बहुत कम वक्त रह गया, 11 बजे मीटिंग होनी है। सबसे ज्यादा जो नजर है वो महामारी एक्ट में संशोधन को लेकर है, किस तरह का बदलाव आ सकता है? देखिए, मैंने कहा 11 बजे से सचिवालय में बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं, बाकी मंत्रियों का आने का इंतजार किया जा रहा है और जो माना जा रहा है कि करीब 15 के आसपास प्रस्ताव आज कैबिनेट में आ सकते हैं, उन पर मुहर भी लग सकती है। महामारी एक्ट में भी छिटपुट संशोधन किए जा सकते हैं। खासकर एक जो संशोधन चर्चा में है कि मास्क को लेकर संशोधन किया जा सकता है कि जो मास्क के उल्लंघन पर जो पेनल्टी है उसको बढ़ाया जा सकता है, कम से कम 1000 रुपए तक की जा सकती है यदि दूसरी और तीसरी बार भी कोई व्यक्ति बिना मास्क के घूमते हुए देखा जाए तो। इसके अलावा पर्यटन और उद्योग से जुड़े भी कुछ प्रस्ताव आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ विभागों की जो सेवा नियमावली हैं, खासकर नर्सिंग संवर्ग की सेवा नियमावली पर आज कैबिनेट अपनी मुहर लगा सकती है। जी सुनील, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। पर्यटन, परिवहन, उद्योग जो सबसे ज्यादा इस वक्त प्रभावित हुआ है, एक तरफ मौसम, दूसरी तरफ कोरोना, और इससे जुड़ा प्रस्ताव भी आज की मीटिंग में रखा जाएगा, उस पर भी निगाह हमारी बनी रहेगी। इधर सचिवालय में अधिकारियों को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। पहले भी उन्होंने ताकीद किया था कि जो भी अधिकारी सुस्ती से काम करेगा या जो काम नहीं करना चाहते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सचिवालय में कई सालों से जमे अधिकारियों, कर्मचारियों के ट्रांसफर के आदेश अब आ चुके हैं, जिसके बाद अब इनकी परेशानी बढ़ गई है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं वो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, यहां तक कि विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी इस कदम को अच्छा बताया है। जो लोग काम नहीं कर रहे हैं या समझते हैं सरकारी नौकरी लग गई अब बैठ जाओ आराम करो, तो वो सब तैनात हो जाएंगे, वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो। तो ये तो बहुत ही अच्छा एक कदम है। अगर इस तरह का कोई आदेश जारी किया गया है मुख्यमंत्री द्वारा तो ये सराहनीय है। इससे जनमानस को फायदा ही होने वाला है। वैसे बेहतर होता कि जो व्यवस्था सरकार आज करने जा रही है, इस व्यवस्था को सत्ता में आने के बाद करते तो ज्यादा बेहतर होता है। तो सीएम त्रिवेंद्र ने साफ कह दिया है कि बाबुओं की बाबूगिरी अब नहीं चलेगी। इधर 2022 के महामुकाबले में अभी वक्त है, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत सक्रिय हो गए हैं, लेकिन उनकी सक्रियता से बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के नेता ही परेशान हैं। उत्तराखंड में सत्तारूढ़ बीजेपी का मुकाबला साल 2022 में कांग्रेस के किस चेहरे से होगा, इस सवाल पर अभी से अटकलों का बाजार गर्म है। ये सवाल राज्य में हरीश रावत की सक्रियता को देखते हुए अभी से ज्यादा उठ रहे हैं, क्योंकि हरीश रावत कभी देहरादून तो कभी गैरसैंण तो कभी आपदाग्रस्त इलाकों में जाकर कांग्रेस का हाथ जनता के साथ वाला नारा बुलंद करने की कोशिश में है। हालांकि चेहरे के सवाल पर हरदा का अपना ही अंदाज है। 55 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ, यदि मुझे संगठन नहीं समझा जा रहा है तो फिर मेरा बड़ा दुर्भाग्य है। तो मेरी सक्रियता का मतलब ही कांग्रेस की सक्रियता है, संगठन की सक्रियता। राज्य में कांग्रेस साफ साफ दो धड़ों में बटी हुई नजर आती है। एक तरफ टीम हरीश रावत है तो दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश और पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह की जुगलबंदी है। हालांकि हरीश रावत की सक्रियता के पीछे नेता प्रतिपक्ष की अपनी ही दलील है। हरीश रावत मुख्यमंत्री भी रहे हैं और महासचिव भी हैं, तो अगर वो गैरसैंण गए तो यही देखने गए, मैंने भी बयान दिया उस पर कि भाई आपने कहा ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, क्या वहाँ कोई कार्यालय काम कर रहा है कि पहाड़ के लोगों को देहरादून न जाना पड़े, वहाँ से काम हो जाए? मैंने तो खुद बयान दिया। वही बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में सभी ने अपने लिए गड्ढे खोदे हुए हैं, ना तो वो किसी को स्वीकार करेंगे और ना ही कोई उन्हें स्वीकार करेगा। कोई ताकत ऐसी नहीं है कि उनको कोई स्वीकार कर ले या वो किसी को स्वीकार कर ले। कितने बड़े लोग उसमें मध्यस्थता कर लें, वो नहीं होने वाला, क्योंकि सबने अपने लिए खड्डे पहले से खोद रखे। कांग्रेस के भीतर चल रहे समुद्र मंथन से अमृत निकले या विष, लेकिन मुकाबला बीजेपी से होना तय है। इसीलिए हरीश रावत अपने बयानों से कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस को ही उलझाए रखते हैं और खुद को कांग्रेस के केंद्र की धुरी में बनाए हुए हैं। न्यूज 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सीएम हरीश रावत ने रोजगार के सवाल पर सरकार पर निशाना साधा। रावत ने कहा कि वो इस मुद्दे पर जल्द ही एक दिन का अनशन भी रखने वाले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में युवाओं को रोजगार देने की जो भी योजनाएं बनाई गई थी वो सभी वर्तमान सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। हाँ, मैं बहुत चिंतित हूँ जिस तरीके से रोजगार, स्थायी रोजगार को लेकर के राज्य सरकार उदासीन है और सरकारी पद वर्षों से खाली पड़े हुए हैं। जो प्रक्रिया हमारी सरकार के वक्त में प्रारंभ हुई थी अध्याचन की, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से नियुक्तियों की, उसको भी पूरी तरीके से डिरेल कर दिया गया। ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। और अब बात करते हैं देहरादून में आईपीएस अधिकारी ने एक छात्र की पिटाई की थी थाने में बुलाकर। इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामले की जांच चल रही है। पुलिस अधिकारी ने भी शिकायत दर्ज कराई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी ही जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित पक्ष ने अब मानवाधिकार आयोग की भी शरण में पहुंच चुका है और कार्रवाई की मांग की गई है। मंगलवार को पीड़ित पक्ष ने डीजी लॉ एंड ऑर्डर से मिलकर शिकायत की थी और कार्रवाई की मांग की थी। मिली है हमको और एसपी जो है जांच कर रही है और जो भी जांच की फाइंडिंग्स रहेंगी इस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। इसमें एसपी को बताया है कि जितना जल्दी इसको जांच को वाइंड अप कर सकते हैं, कोशिश करें कि जो 3 दिन है उस पर कोशिश करें कि वाइंड अप कर लें। इधर चारधाम देवस्थानम बोर्ड का विरोध लगातार जारी है। बद्रीनाथ धाम में विरोध होने लगा है लगातार। बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर चारधाम पंडा महापंचायत अध्यक्ष कृष्णकांत ने मुंडन कराया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर बोर्ड भंग नहीं किया जाता है तो सभी तीर्थ पुरोहित सामूहिक मुंडन कराएंगे और जन आंदोलन करेंगे। कई बार कोशिश सरकार की ओर से हो चुकी है कि पंडा पुरोहितों की जो आशंका है बोर्ड को लेकर उसे दूर की जा सके, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी अब भी बोर्ड का विरोध लगातार जारी है। सारी व्यवस्था चरमरा रही है, इसलिए कुपित होकर के हमें मुंडन का कार्यक्रम करना पड़ा। इस सरकार के विरोध में ये सामूहिक मुंडन भी होगा। इधर 9 अगस्त को अतिक्रमण को लेकर पूर्व मंत्री दिनेश धनय और नई टिहरी नगर पालिका के बीच विवाद की शुरुआत हुई थी। मामले में पालिका अध्यक्ष सीमा कृष्णाली ने प्रॉपर्टी को लेकर धमकियां मिलने की शिकायत अब टिहरी थाने में दर्ज कराई है। पालिका अध्यक्ष का कहना है कि इस तरह की धमकियों से वो डरने वाली नहीं है। जो अतिक्रमण है उसके खिलाफ उनकी कार्रवाई जारी रहेगी। जब हमने वो अतिक्रमण तोड़ाया है तो उसके तुरंत बाद मुझे धमकियां मिली, हम आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी तोड़ देंगे। तो मैंने कहा अगर मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी गलत है तो उसको तोड़ दीजिए, आपको अधिकार। और दूसरा मेरे साथ जो फेसबुक पे इतने भद्दे भद्दे कमेंट कि मैं इस तरह के कोई डरने वाली औरत नहीं हूँ। ये ना सोचे कि जिस तरह से पहले चलता था इस तरह से आगे चलेगा। और मैं 5 साल तक मेरी प्रॉपर्टी है नगर पालिका, उसका एक एक पाई का हिसाब रखना मेरी जिम्मेदारी, उसकी प्रॉपर्टी का हो या उसके पैसे का हो। चलिए बात प्रवासियों की करते हैं। अकेले अल्मोड़ा जिले में ही 50,000 से ज्यादा प्रवासी अपने घर को लौटे हैं, जिन्हें रोजगार देना सरकार और प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। जिला प्रशासन ने सभी विभागों को गांवों में लौटे प्रवासियों से संपर्क करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद सभी विभागों ने पिछले 3 महीने में 27,037 प्रवासियों से संपर्क किया, जिनमें से 5,277 प्रवासियों ने पहाड़ में ही रोजगार की इच्छा जताई है। यानी कि इतने लोग पहाड़ छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते, वो अपने घर के आसपास अल्मोड़ा में ही काम चाह रहे हैं। करीब 27,037 प्रवासियों से संपर्क स्थापित कर लिया गया है, जिसमें से 5,277 प्रवासियों के द्वारा स्वरोजगार अथवा रोजगार के लिए इच्छा व्यक्त करी गई है। इसमें से वर्तमान तक 1500 से अधिक लोगों को हमने रोजगार या स्वरोजगार के साधन उपलब्ध करवा दिए हैं। और अगर इन लोगों को अपने घर के आसपास ही नौकरी मिल जाती है, रोजगार मिल जाता है, तो पलायन की जो समस्या है उससे निजात मिल सकती है उत्तराखंड को। इधर देवप्रयाग के निकट खटगिर गांव में पिंजरे में गुलदार कैद हो गया है। कैद गुलदार 2 लोगों को कुछ दिन पहले ही ये हमला कर चुका था, जिसके बाद लोगों की मांग पर वन विभाग ने गांव में पिंजरा लगवाया। गुलदार को रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया है। दूसरी तरफ पौड़ी के कोट ब्लॉक स्थित खांडा गांव स्थित एक घर में गुलदार बंद है, वहां भी वन विभाग की टीम को बुलाया गया है। मॉनसून कई इलाकों में कहर बनकर बरपा है और नैनीताल की एक झील ऐसी है जिसमें पानी
आज भी नहीं है। पानी का संकट बारिश के बाद भी बरकरार है। देखिए ये रिपोर्ट। मॉनसून में झमाझम बारिश हुई, लेकिन नैनीताल की सूखाताल झील अब भी पानी के लिए तरस रही है। मॉनसून की इस बारिश के बाद भी झील में एक बूंद भी पानी नहीं अटक सका है, तो चारों ओर सूखाताल झील में डेल्टा के अलावा कुछ नहीं दिखता। को देखना होगा कि ये किस तरह से नहीं आया। जैसा कि पीछे संज्ञान में आया कि 2012-13 में पूरा भर गया था, तो निश्चित तौर पे हाईवी रेनफॉल होने की स्थिति में भरेगा ही सूखाताल, और कैचमेंट है इसका लगभग 74,000 स्क्वायर मीटर का, तो जो रेनफॉल इंटेंसिटी होगा उसके आधार पे ही पानी आएगा। दरअसल सूखाताल झील का महत्व नैनी झील के लिए काफी ज्यादा है, क्योंकि नैनी झील को 40% से ज्यादा पानी यहीं से मिलता है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसी साल इस झील को पुनर्जीवित करने की घोषणा की, लेकिन अधिकारियों के दौरे के अलावा अब तक कुछ हासिल नहीं हुआ। अभी हम लोग प्लान बना रहे हैं। पहले जो अवैध निर्माण है उसके बारे में मेरे संज्ञान में आया कि माननीय न्यायालय के भी आदेश हैं, उन आदेशों का अध्ययन करने के बाद जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी झील को पुराने स्वरूप में लाने का आदेश दिया और अवैध निर्माण को हटाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट का ऑर्डर फॉलो नहीं किया जाएगा तो अवमानना ऑटोमेटिकली बनती है, और इस पे सू मोटो भी कोर्ट कंटेम्प्ट ले सकती है इसमें। बहरहाल अब झील को पर्यटन के साथ जलकुंड के रूप में तैयार करने के लिए विभाग ने 7 करोड़ का नया प्लान तैयार किया है, लेकिन ये योजना कब तक परवान चढ़ेगी, देखना बाकी है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। द अल्मोड़ा में युवाओं को नशा छुड़ाने के लिए हवाल बाग में एक नशा मुक्ति केंद्र बनाया गया है, जहां पिछले 4 महीने में इस केंद्र में 22 नशेड़ी पहुंचे, जिनमें से 13 युवा नशा छोड़कर घर को लौट चुके हैं। नशा मुक्ति केंद्र में ध्यान, योग, हवन और खेल के जरिए युवाओं को नशे के चुंगल से बाहर निकाला जा रहा है। इधर रुद्रपुर के मेडिसिटी अस्पताल में एक नर्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। नर्स अस्पताल में बने नर्सिंग हॉस्टल के एक कमरे में मृत पाई गई थी। हल्द्वानी की रहने वाली ये नर्स, पुलिस ने कमरे से कुछ नशीले इंजेक्शन और एक सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसमें प्यार की वजह से आत्महत्या की बात लिखी है। पुलिस इसी एंगल से फिलहाल मामले की जांच कर रही है। अपना उत्तराखंड में इस वक्त मेरे साथ इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है, इसलिए आप बने रहें न्यूज़ 18 के साथ।